अगर राजस्थान विद्यापीठ एवं लोक जन सेवा संस्थान उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज की इस संगोष्ठी, जिसका कि विषय है राजस्थान की कला और संस्कृति के उद्घाटन सत्र में मंच पर विराजे हुए लेफ्टिनेंट कर्नल एम के सिंह राठौड़ साहब, लेफ्टिनेंट जनरल एम के सिंह राठौड़ साहब, हमारे मेवाड़ की, जिसे कहें कि बाल का तिलक हल्दी घाटी, वो विश्व के अंदर वैसे प्रसिद्ध है, हर व्यक्ति जानता है, पर उसके तिलक को चमकाने वाले मोहन जी शर्मा जी आज इस विषय को जो एक नई दिशा दी, ऐसे उदयपुर के विद्वत जनों में गणना करने योग्य तथा पूरे विश्व में इस मेवाड़ और राजस्थान को अपने प्राचीन काल के नाम से प्रतिस्थापित करने वाले मेरे मित्र जीवन सिंह जी खड़गवाल, बड़ा प्रभावी संयोजन करने वाले इतिहासविद मनीष जी मंच पर नहीं है, किंतु कला और संस्कृति के क्षेत्र में जिन्होंने अप्रतिम योगदान दिया, ऐसे भाणावत साहब, सामने बैठे हुए मेरे मित्र आज जिनको पुरस्कार किया गया है, वे सभी सम्माननीय और सम्मानित जन, साथियों, माताओं, बहनों, मैं जब यहाँ आया तब कला और संस्कृति के बारे में कुछ और सोच रहा था, और जिस शख्सियत के बारे में मैंने नाम लिया, यहाँ आने के बाद जब मैंने उनको कक्ष में देखा और उनसे नमस्कार किया तो मेरा विषय ही बदल गया। मैं सोच रहा था, वो सोच बदल गया, क्योंकि कला और संस्कृति जो हमें दिख रहा है, दिखता है, वह आया कहां से, यह सोचने का विषय है। संस्कृति एक अजरस निर्जर है, कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, परिवर्तनशील है, परिमार्जनशील है। तब इसका रूट खोजेंगे तो राजस्थान के संदर्भ में रूट खोजें तो शायद मैं वर्तमान इतिहास और वर्तमान इतिहास में बापा रावल, 800 से अधिक वर्षों का मेवाड़ का इतिहास, उसके पहले का अज्ञात इतिहास मेवाड़ का, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के इतिहास, और उस इतिहास तक ही शायद मैं सीमित रह जाता। किंतु खड़गवाल साहब को देख करके मुझे लगा कि संस्कृति तो जिस दिन से मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ, उद्घाटित हुआ, तब से उसने जीवन को एडजस्ट करने के लिए, जीवन बना रहे, जीवन का क्रम बना रहे, जीवन में आनंद रहे, जीवन में प्रमोद रहे, जीवन में माधुर्य रहे, इसके लिए विभिन्न प्रयत्न। और राजस्थान का क्षेत्र इस दृष्टि से शायद विश्व में संस्कृति कहीं पनपी होगी, प्रारंभ हुई होगी, तो राजस्थान का क्षेत्र उसका प्रमाण है, क्योंकि राजस्थान का रेगिस्तान इस बात को बताता है कि अंतः सलिला सरस्वती आज भी रेगिस्तान के नीचे बहती है, और वहां पर जीव का विकास हुआ, मनुष्य का विकास हुआ। सरस्वती नदी को जब हम अपने आर्ष साहित्य के अंदर उसकी महत्ता देखते हैं, संस्कृति का विकास तो वहां से हुआ। हमें अभी खड़गवाल साहब ने अनेक ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए जिन्हों की उन्होंने स्वयं ने खोजा है, उन्होंने उनका विश्लेषण किया है, और संयोग से एक बार मुझे उनके खजाने को देखने का अवसर मिल गया था। वो खजाना लाख करोड़ और उन करोड़ों करोड़ों रुपए से अधिक महत्व का है। वह पारुतात्व
परातात्विक प्रमाणों का खजाना। उन्होंने जिस कुल्हाड़ी की बात की, ऐसे अनेक उनके पास प्रमाण हैं जो बतलाते हैं कि इस मिट्टी के अंदर, इसके गर्भ में, इस जमीन के गर्भ में दबे हुए इतने प्रमाण हैं जो बतलाते हैं कि कला और संस्कृति जो आज हम देख रहे हैं, जिस प्रकार की संस्कृति हमें कभी पीड़ा देती है, कभी आनंद देती है वर्तमान में, उसका मूल तो हमारे बहुत प्राचीन इतिहास में है, जिस इतिहास को अभी तक जाना नहीं गया, समझा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। और पुरातत्व का विषय एक ऐसा विषय है जो कि वे ही उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसमें खोज कर सकते हैं जिनको की जीवन में तपस्या करना ही लिखा है, जैसे खड़गवासरा। क्योंकि ये कोई अर्थकरी विद्या नहीं है जिससे कि व्यक्ति किसी को कुछ बताएगा और पैसा मिल जाएगा। कहीं विनिमय की विद्या नहीं है। कोई व्यक्ति आपका बौद्धिक, आपका भाषण, आपका प्रवचन सुनेगा भी तो आनंदित होगा, थोड़ा पास्ट में जाएगा, वापस अपनी अर्थकरी क्रिया में विलीन हो जाएगा। तो आज मैंने जब अपना बात कहकर के बैठे थे तो मैंने कहा कि आपने मेरा सोच बदल दिया। शायद मैं कुछ और बात कहता, पर निश्चित रूप से मुझे हमारी वर्तमान की जो संस्कृति और कला की जो स्थिति है वह संतोषप्रद हो या न हो, उसका ऐसा होना लाजमी था, क्योंकि यह प्रवाह से निकल कर आया है। मैं इस वक्त, मुझे याद आता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने लेखन में कहीं लिखा है कि वे एक बार किसी बार्बर के यहाँ हजामत बनवाने गए तो उसके बार्बर ने हजामत बनवाते हुए उनसे कहा कि ये जो उस्तरा है ये 300 साल से मेरे परिवार में चला आ रहा है, हम 300 साल से इससे हजामत कर रहे हैं। दीनदयाल जी ने उसको देखा, उस्तरे को, तो उन्होंने कहा कि ये जो हजामत करने वाले बार्बर हैं ये जरूर झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, और वो मुझसे ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस्तरे को देखा तो प्लास्टिक का तो हैंडल और स्टील का फन। 300 साल पहले न तो स्टील था न प्लास्टिक था, आप इसको 300 साल पहले आपकी परिवार की विरासत कह करके कैसे कह रहे हैं? उसने कहा कि 300 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने एक उस्तरा लेके आए, कभी उसका हैंडल टूटा तो फन वही रखा, कभी फन टूटा तो हैंडल वही रखा, कंटिन्यूटी बनी रही है। और उस कंटिन्यूटी के आधार पर ये 300 साल पुराना है, मैं दावे के साथ कहता हूं उसमें आज कोई भी संस्कृति उस उस्तरे को 300 साल का इतिहास लेकर बैठी है, पर वह संस्कृति पता नहीं कितने हजारों साल का इतिहास लेकर के बैठी है। अभी उन्होंने 15 लाख साल पहले का इतिहास तो बताइए, रेफरेंस दिया है और कहा कि 15 लाख साल पहले से भी हमारा प्रगति का और संस्कृति के निर्माण का, संस्कृति के सृजन का, संस्कृति के प्रवाह का क्रम प्रारंभ हो गया था। उसको हम आज के संदर्भ में, आज की इस उपनिषद के अंदर हम भूल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पर कला की जब बात आती है तो 16 कलाएं बताई गई। विश्व के किसी और क्षेत्र में 16 कलाओं की बात नहीं हुई, और 16 कलाओं में भी उपकलाओं की बात हुई, और शायद उपकलाओं की भी और ब्रांचेस निकाली जाए तो कितनी हो जाए। हम में से कम मैं तो नहीं कह सकता वो 16 कलाएं कौन कौन सी हैं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी हमारा भी यहाँ जितने विद्वान बैठे हैं वो 16 कलाओं पर एनालिस्ट कर दें, क्योंकि हम स्वयं कितने अभिज्ञ हैं, वास्तविकता क्या है। वर्तमान का निर्माण करने का काम जो जिस पीढ़ी के पास है, जिन लोगों के पास है,
वो वर्तमान का निर्माण भविष्य के लिए करते हैं। वो वर्तमान का निर्माण वर्तमान के लिए नहीं करते हैं, वर्तमान तो एक सेकंड में पास्ट हो जाता है। एंथनी का एक कोटेशन मुझे ध्यान आता है, टाइम पास्ट एंड टाइम प्रेजेंट बोथ आर प्रेजेंट इन टाइम फ्यूचर एंड टाइम फ्यूचर इज परहैप्स कंटेंट इन टाइम पास्ट। भविष्य तो हमेशा विगत के अंदर निहित है, और उस विगत में जो भविष्य निहित है वह संस्कृति उसकी आत्मा है, वह प्रवाह, वह निर्झर उसकी आत्मा है जो संस्कृति को निर्माण करती है। और वह लिंक जो स्टील के फन का और प्लास्टिक के हैंडल का उस बार्बर ने बताया, तो आज हम कह सकते हैं कि मैंने उनके खजाने में देखी कि मोती पहनती महिलाएं जो गहनों के अंदर, वो पत्थर के उतने बारीक मोती जो हम शायद चिमटे से पकड़ नहीं सकें, ऐसे ही उन्होंने मुझे बताया। ऐसे कुछ शस्त्र बताए या उपकरण बताए। आपने तो एक कुल्हाड़ी का जिक्र किया, पर ऐसे कई वो थे, चित्र बताए। तो क्या हम उनको आज की संस्कृति के अंदर हम केवल इतिहास की दृष्टि से 100, 50, 1000, 500 साल के पुराने में हम कभी लाल किला, तो कभी ताजमहल, तो कभी हवा महल, तो कभी कीर्ति स्तंभ, इनको देख करके ही हम संस्कृति की बात करते हैं? हम संस्कृति की बात करेंगे तो हमें कम से कम तो भी हमारे आर्ष साहित्य में जाना पड़ेगा। उसके आधार पर जो कुछ भी नई जानकारी सृजित हो रही है, उस जानकारी को पुष्ट करते हुए, उससे सहायता लेते हुए संस्कृति और उसके परिवर्तन को विभाजित कर डिफाइन करना पड़ेगा। और वो परिवर्तन डिफाइन हम कैसे करेंगे? अभी यानी आप बड़ा विशेष संयोग था आज खड़गवाल साहब ने जहां से बात प्रारंभ की, श्रीमाली साहब ने कहा और फिर जनरल साहब ने कहा, तो पास्ट से प्रेजेंट तक को कनेक्ट तो अपने मंच नहीं किया है, और पास्ट से प्रेजेंट तक को कनेक्ट करते हुए फ्यूचर क्या होना चाहिए, इसके बारे में क्या हम बैठ करके बात करेंगे आज आने वाले सत्रों में। यदि हम फ्यूचर कैसा, कैन वी एनविसेज द फ्यूचर, कैन वी क्रिएट द फ्यूचर, क्या हम हमारा भविष्य क्या होगा उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं, तब ये कला और संस्कृति का अध्ययन बहुत प्रभावी होगा, बहुत सार्थक होगा। और वह कला और संस्कृति का अध्ययन हमें एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए सहायक होगा जो समाज कालजयी बनकर के रहेगा, जैसे कि राजस्थान का समाज रहा। क्या इतिहास में कहीं ऐसा वर्णन आता है जो कि हम ज्ञात इतिहास जिसको हमें पढ़ाया गया, जिसको हमने पढ़ा गया, जहां पर हाड़ी रानी का प्रसंग कहीं और जगह आता है? हमारी कला, हमारे ये यानी गर्दन कट जाने पर भी धड़ लड़ते रहते थे, वह शस्त्र कला, वह युद्ध कला दुनिया में कहीं किसी ने देखी है, सुनी है क्या? पर ये तो यहाँ का राजस्थान का इतिहास है। हमारे यहाँ पर दुश्मन के बेटे को शरण देने का, मुगल राजकुमार को अपने यहाँ मेवाड़ ने शरण दी, यह कोई दूसरी जगह मिलेगा क्या? और इतना ही नहीं, जब भारत के एकीकरण की बात आ रही थी तो यहाँ इतिहास विज्ञ सब बैठे हैं। राजस्थान के देशी रियासतों के एकीकरण में जब महाराणा गोपाल सिंह जी से पंडित जवाहरलाल नेहरू और अपने पटेल साहब आकर के मिले, और जोधपुर वालों ने उनसे पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं, तो उनका जो जवाब था, हमारे बारे में तो हमारे पूर्वज तय कर गए हैं। और उस एक वाक्य, यानी जो संस्कृति का अजरस प्रवाह जो मेवाड़ की शासकों ने स्वीकार किया और उसको जिया, उस कारण से जोधपुर और देशी रियासतें सारी भारत के अंदर स्वतंत्र भारत में विलीन हुई। कोई इतिहासकार इस बात को नकार नहीं सकता। आने वाले समय के लिए हम ऐसी सुदृढ़ मानसिकता वाले जनरेशंस को तैयार करें, यह आवश्यक है। और वह जनरेशन
न केवल अपने लिए, मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए, भारत के लिए, पर मानवीयता के लिए बहुत आवश्यक होगी। आने वाली क्रम में सृष्टि अच्छी बने। The world which we have received from our ancestors, can we hand it over to our coming generation in a better way? हम ज्यादा अच्छा संसार आने वाली जनरेशन को दे सकें क्या? इस बात का निर्णय करने का अवसर ऐसी संगोष्ठियों में विमर्श करके क्या हम आने वाले समय के अंदर इस संसार को और सुंदर बना सकते हैं क्या? राजस्थान को सुंदर बनाने अच्छी बात है, भारत सुंदर बने अच्छी बात है, पर पूरा विश्व सुंदर बने इसके लिए क्या राजस्थान का इतिहास, इसकी कला, इसकी संस्कृति योगदायी हो सकती है क्या? फलदायी हो सकती है क्या? कहीं कंट्रीब्यूट कर सकती है क्या? वो जो निरंतर प्रवाह बहता आ रहा है उसके अंदर, उस प्रवाह की, जिसे कहें कि सौम्यता के अंदर खुशबू भर सकती है क्या? जिसके कि वो प्रभाव खुशबू भरा हुआ आगे जाए। और यह हमें अपने अध्ययन से, अपने जीवन से, अपनी प्रेरणा से हम दूसरों को क्या सिखा सकते हैं, हम दूसरों से क्या सीख सकते हैं, इससे तय करना पड़ेगा। विषय यहाँ पर बहुत निश्चित रूप से अध्ययन करके आज दिन भर चर्चा करेंगे, पर मैं दोष दूंगा खड़गवाल साहब को, विषय परिवर्तित कर। सामान्यतः संस्कृति के अंदर हम किले की बात करेंगे, संगीत की बात करेंगे, कला कलम की बात करेंगे, साहित्य की बात करेंगे। ये सब उन 16 कलाओं की उपकलाओं के भाग हो जाएंगे, पर कला तो एक श्रेष्ठ जीवन जीने की है। हम हाउ टू लिव लाइफ, यह कला है। आनंद के साथ, प्रेम के साथ, सहकार के साथ, सहयोग के साथ, निर्माण के साथ, हम समन्वय के साथ हम पीढ़ी कैसे तैयार करें, वो कला है। और वह कला निश्चित रूप से इस राजस्थान के कण कण में है, हर मिट्टी में है, हर पानी की बूंद में है। हमारे राजस्थान में तो अरावली की पर्वत श्रेणियां सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियां यहाँ पर है। तो ऐसी प्राचीन पर्वत श्रेणियों के अंदर कितने प्राचीन ऋषियों मुनियों ने तपस्या की होगी, और उनके वाइब्रेशंस आज भी हैं। आज हम नाम लेंगे, किनका लेंगे? हम बाबूजी चतुर्थ जी का ले लेंगे, गुमान सिंह जी का लेंगे, इतिहास के सब विद्यार्थियों जी का लेंगे, और कुछ जो जानते होंगे बाबा मस्तराम का ले लेंगे। पर जो जियोलॉजिकली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यहाँ मौजूद है, जहां हम जानते हैं कि इसी उदयपुर के अंदर, जावर के अंदर सिल्वर निकाली जाती थी, झिंक निकाला जाता था। तो ये कला यहाँ थी, यह कौशल यहाँ था, और वह आज भी काम आ रहा है। हम ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर, जिस क्षेत्र के अंदर राजस्थान का वर्चस्व नहीं हो। आज हम काफी जो विषय देखे थे मैंने, वे सारे विषय ऐसे ही हैं जहां पर कि हम बहुत आराम से बिना अध्ययन किए कह सकते हैं कि राजस्थान इसमें शीर्ष है। पगड़ी का बताया, हम राजस्थान की पगड़ी आज भी हम किसी का सम्मान कर रहे हैं, पगड़ी पहना करके कर रहे हैं, आज ही किया। राजस्थान का साफा, वह पूरे देश के अंदर है, देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर। राजस्थान का भोजन, राजस्थान की मेजबानी, राजस्थान का संगीत, इन सब का रेफरेंस आया अभी, पर मूल रूप से राजस्थान का व्यक्ति जो निकला है, राजस्थान ने जिस तरह के अप्रतिम, अनपैरेलल्ड व्यक्तित्व दिए हैं, मीरा का कोई सब्स्टिट्यूट दुनिया में है क्या? जिसको देखा नहीं उससे ऐसा प्यार किया कि उसी में विलीन हो। कोई भक्त मीरा को क्रॉस नहीं कर सका। ये राजस्थान की संस्कृति। मैंने समय शायद ज्यादा ले लिया है अलॉटेड टाइम से। मैं आयोजकों को
बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं खड़गवाल साहब को। वापस चौथी बार नाम ले रहा हूं उनका, क्योंकि इन्होंने मेरा सोच की दिशा बदली। शायद मैं कुछ और बात कहता, तैयारी करके तो आता नहीं हूं, मैं तैयारी करके आया नहीं, जैसा समझ में आया वैसा बोला, पर सोच की दिशा बदली। और इन्होंने जो कहा, इनकी बात को मैंने स्वीकार किया। मैं सोचता हूं कि यहाँ जितने भी अध्येता बैठे हैं, जितने भी रिसर्चर्स बैठे हैं, जितने भी विद्वान बैठे हैं, वह इस विषय को थोड़ा उस दिशा की तरफ ले जाकर के भी इस पर चिंतन मनन करेंगे, तथा आने वाले समय में इस विश्व को हम कैसे, इस विश्व को अधिक सुंदर बना करके आने वाली पीढ़ी को दें, उसमें राजस्थान की कला और संस्कृति का क्या योगदान हो सकता है, इस पर विमर्श होगा। आज मुझे अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चय ही आपका उद्बोधन, आपका स्पीच हमेशा ही प्रेरणास्पद रहता है और नए आयामों को, नई सोच को जगाने वाला होता है। धन्यवाद एवं आभार। कार्यक्रम को बिना औपचारिकता के अंत की ओर ले जाते हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रोग्राम के समाप्त होते ही हमारा कीनोट स्टार्ट होगा, मुख्य कार्यक्रम स्टार्ट होगा, जिसके लिए हम यहाँ पर सभी बैठे हैं।